दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं अजमेर संभाग और अजमेर संभाग का चौथा पार्ट में आपके सामने लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन के अंतर्गत टोंक जिला। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है वे टोंक जिले का नजर आ रहा है। किसका नजर आ रहा है? टोंक जिले का। और टोंक जिले के कुछ महत्वपूर्ण कस्बे आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें मालपुरा, पीपलू, निवाई, टोडा रायसिंह, टोंक, देवली और उनियारा। डायग्राम हालांकि मुझे इतना अच्छी तरह से बनाना नहीं आता है, आप ध्यान रखिएगा। इस डायग्राम को देखने पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि टोंक जिले की जो आकृति है वो पतंग के आकार की है। कैसी है? पतंग आकार। कुछ जगह आपको मिलेगा पढ़ने में कि टोंक जिले की आकृति वर्गाकार है। बिल्कुल हम कह सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहां से इस पूरे डायग्राम को वर्ग के रूप में बनाऊं तो ये इसको अपन वर्गाकार भी बोल सकते हैं या फिर पतंगाकार भी कह सकते हैं। तो टोंक जिले की जो आकृति है वर्गाकार हो सकती है या फिर पतंगाकार हो सकती है। कुछ किताबों में आपको वर्गाकार मिलेगी और कुछ किताबों में आपको पतंगाकार मिलेगी। जैसा भी है वहां पर आकृति पूछी नहीं जाएगी, और अगर पूछते भी हैं तो आपको पतंगाकार को ही राइट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं आपके सामने डायग्राम बनाने के बाद पहला इसका क्लास वीडियो मैंने आपके सामने अपडेट कर दिया था, और अब इसका दूसरा मैं क्लास वीडियो लेकर आ गया हूं टोंक जिला, क्योंकि प्रत्येक जिला स्तर के हम दो क्लास वीडियो अंतर में आपको हल करवा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नोट्स जरूर बना लेना। तो टोंक जिले की बात करते हैं। इससे पहले हमने कौन कौन से जिले पढ़े हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। हमने अजमेर जिला पढ़ा है, हमने भीलवाड़ा जिला पढ़ा है और हमने नागौर जिला पढ़ा है। ठीक है, तो सुनिए दोस्तों, मैं आप क्या चीज पढ़ा रहा हूं। अगर टोंक जिले का आरटीओ नंबर अगर अपन चेक करते हैं, वहां की वाहनों के नंबर अगर अपन चेक करते हैं तो RJ26 है। कितना है? RJ26। तो टोंक जिले का आरटीओ नंबर है RJ26। अगर अपन अजमेर का आरटीओ नंबर ढूंढे तो अजमेर का आरटीओ नंबर है RJ01, भीलवाड़ा का आरटीओ नंबर है RJ06 और नागौर का आरटीओ नंबर है RJ21। तो आपको आरटीओ नंबर याद होना चाहिए। मान लीजिए आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं और आपके सामने से कोई कार निकली है और उसका नंबर लिखा गया RJ26, और आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये गाड़ी कौन से शहर की है, तो आप कह सकते हैं भाई RJ26 है तो ये टोंक जिले की है। कहाँ की है? टोंक जिले की। अगर गाड़ी के पीछे नंबर RJ01 है तो कहाँ की हो सकती है? अजमेर जिले की हो सकती है। गाड़ी के पीछे RJ06 लिखा है तो कहाँ की गाड़ी हो सकती है? भीलवाड़ा की। और RJ21 नजर आ रहा है तो कहाँ की गाड़ी हो सकती है? नागौर की। क्योंकि हमने 3 जिले पढ़े हैं तो 3 जिलों के बारे में थोड़ा मैं विस्तृत आपको अध्ययन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे अपन ने क्या पढ़ा। आगे अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है इनका शुभंकर। क्या पढ़ा? इनका शुभंकर। तो आपको पता होगा कि टोंक जिले का शुभंकर क्या है। टोंक जिले का शुभंकर क्या, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताइए, क्योंकि कल की क्लास वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था। टोंक जिले के शुभंकर की बात करते हैं तो यहाँ का शुभंकर हंस है। क्या है? हंस है। क्लियर हो गया ना? याद है आपको? चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है तो क्या राइट करना पड़ेगा? मोर को राइट करना पड़ेगा। आपसे पूछ ले कि नागौर जिले का शुभंकर क्या है तो क्या राइट करना पड़ेगा? राजहंस को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना होगा? राजहंस को राइट करना होगा। आपसे पूछ ले कि अजमेर जिले का शुभंकर क्या है तो आपको किसको राइट करना पड़ेगा? खड़मोर को राइट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था ना? क्लियर है? याद हो गया? क्योंकि थोड़ा मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, महान ऐसे स्टूडेंट हैं जो कल की क्लास ली नहीं होगी, आज ली होंगी। यानी देखिए, आप हमेशा ध्यान रखें, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को इंप्रेस कर लो। जरूरी नहीं कि मेरा व्हाट्सएप पर आपके पास मैसेज आएगा तभी आप वीडियो को शेयर करें, तभी आप देखें। आप रेगुलर आप अपडेट हो रहे हैं वीडियो, आप रेगुलर अध्ययन कीजिएगा। क्लियर हो गया? उताले सामने। चलिए अब देखिए, अपन और महत्वपूर्ण जानकारी यहां से अपन पढ़ रहे हैं टोंक जिले के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं यहां आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि राजस्थान का कौन सा शहर खरबूजे और मतीरों के लिए प्रसिद्ध है। अपन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं लेकर आ रहा हूं। एक जानकारी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में खरबूजा, राजस्थान में खरबूजा वे तरबूजे के लिए, खरबूजे लिखो आप, है ना? राजस्थान में खरबूजे वे तरबूजे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? अगर आपसे ये पूछ ले
प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो किसको राइट करोगे, आपको लिखना पड़ेगा टोंक जिला। बिल्कुल, राजस्थान में जो टोंक जिला है वो खरबूजे और तरबूजे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो खरबूजे हैं और तरबूजे हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए अब एक और प्रश्न, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ मैंने लिखा, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है केंद्रीय भेड़ वे ऊन अनुसंधान केंद्र। बिल्कुल, केंद्रीय भेड़ वे ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, ये स्थित है भैया अविका नगर। कहां पर स्थित है, अविका नगर टोंक में स्थित है। कहां पर स्थित है, अविका नगर टोंक में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में लगता है, लेकिन काफी स्टूडेंट इस प्रश्न को मिस कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या प्रश्न बनता है, और प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपको टोंक को राइट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिख रहा हूं राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र का बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा, आपको यहां पर टोंक जिले को राइट करना पड़ेगा। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र का बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो आपको टोंक को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा, टोंक को राइट करना पड़ेगा। चलो एक और प्रश्न आता है, कौन सा है, राजस्थान का लोहे पुरुष, राजस्थान का लोहे पुरुष किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का लोहे पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को, दामोदर लाल व्यास को। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लोहे पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में, कॉपी कर ली जल्दी से। चलिए और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, संत पीपा जी की गुफा, संत पीपा जी की गुफा कहां पर है, टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह टोंक में है। कहां पर है, टोडा राय सिंह टोंक में। संत पीपा जी की गुफा कहां पर है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। कहां पर स्थित है, टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और प्रश्न यहां से बन सकता है, हाडी रानी की बावड़ी, हाडी रानी की बावड़ी, हाडी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है, तो आपको यहां पर टोंक जिले को राइट करना पड़ेगा। प्रश्न पूछ लेता है कि हाडी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है, तो आपको याद करना पड़ेगा टोंक जिला, और टोंक में कहां पर है, टोडा राय सिंह में। कहां पर है, टोडा राय सिंह में। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। तो आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम तो यहां मैं सेफ रखूंगा और कुछ अपन यहां पर ही बातें करने वाले हैं। देखिएगा, वापस पढ़ देता हूं मैं क्या क्या मैंने आपके सामने अभी तक जो चीजें लिखी हैं। राजस्थान में खरबूजे और तरबूजे के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो टोंक जिले को राइट करना पड़ेगा। केंद्रीय भेड़ वे ऊन अनुसंधान सेंटर यानी केंद्र कहां पर स्थित है, तो आपको अविका नगर टोंक को राइट करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन लिखा, राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र का बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो आपको टोंक को राइट करना पड़ेगा। राजस्थान का लोहे पुरुष किसको कहा जाता है, दामोदर लाल व्यास, जिनका संबंध कौन से जिले से है, टोंक जिले से। संत पीपा जी की गुफा कहां पर है, टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। हाडी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है, टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं इसको रफ कर देता हूं, और टोंक जिले के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, चलिए कर लिया आपने कॉपी। चलिए अब अपन बात करने वाले कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो टोंक जिले से संबंधित हैं, और आपको पता होना चाहिए कि टोंक जिले का जिला दर्शन आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए भैया, टोंक जिले में और क्या स्थित है। प्रश्न आता है कि राजस्थान में बीसलपुर बांध कहां पर स्थित है।
राजस्थान में बीसलपुर बांध कहां पर स्थित है? तो आपको राइट करना पड़ेगा टोंक जिले में स्थित है। यानी बीसलपुर बांध जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की पेयजल परियोजना है, कहां पर स्थित है? तो यहां पर आपको टोंक जिले को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? प्रश्न आता है कि बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बीसलपुर बांध कौन सी नदी बना हुआ है? बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना है? जल्दी से बता दीजिएगा। बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर है भैया? तो आपको राइट करना पड़ेगा बनास नदी पर। बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना है? बनास नदी को यहां पर राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिएगा अब देखिएगा, यहां पर एक मंदिर स्थित है। बीसलपुर बांध पर कौन सा मंदिर स्थित है? प्रश्न पूछ ले। बीसलपुर बांध पर स्थित मंदिर, बीसलपुर बांध पर स्थित मंदिर कौन सा मंदिर है? तो अगर आपसे पूछ ले तो क्या राइट करेंगे? या तो यहां पर गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर है? गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। गोकर्णेश्वर मंदिर स्थित है बीसलपुर बांध पर। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और आपको ये जानकारी याद रखनी होगी। चलिए और क्या क्या आ सकता है? टोंक जिले से क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का आरंभ, 1857 की क्रांति टोंक में कहां से हुई थी? टोंक में कहां से हुई थी? कहां से हुई थी? अगर ये प्रश्न आता है तो आप क्या जवाब करोगे? 1857 की क्रांति टोंक में कहां से हुई थी? तो क्रांति तो हुई थी 26 जून 1857 को। कब हुई थी? 26 जून 1857 को। और कौन से स्थान से हुई थी? स्थान का नाम है भैया देवली। कौन से स्थान का नाम है? स्थान का नाम है देवली। तो ये आज ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। हाँ जी, कॉपी करते चले, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिएगा। बीसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की पेयजल परियोजना। बीसलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले को राइट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो बनास नदी को राइट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आता है कि बीसलपुर बांध पर स्थित मंदिर का नाम क्या है? गोकर्णेश्वर मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आता है 1857 की क्रांति टोंक में कहां से हुई? तो आपको देवली को राइट करना होगा। क्रांति कब हुई थी? 26 जून 1857 को हुई थी। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिएगा, आगे इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता रहा हूं। हाँ जी, क्लियर हो गया? चलिए और बात करते हैं अपन टोंक जिले के बारे में। चलिए भैया, प्रश्न आता है कि टोंक जिले की मिट्टी कैसी है? टोंक जिले की मिट्टी, टोंक जिले की मिट्टी, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है? टोंक जिले की मिट्टी कैसी है? प्रश्न आपसे पूछ ले तो क्या जवाब करेंगे? भाई यहाँ की जो मिट्टी है वो भूरी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? भूरी, या इसको अपन धूसर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी है? भूरी या धूसर मिट्टी है। यानी टोंक जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी या फिर धूसर मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर किस चीज की ज्यादा पैदावार होगी? तो इसके कारण बाजरा व जौ की, बाजरा व जौ की पैदावार ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल, यहाँ पर बाजरा और जौ की पैदा ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर भूरी और धूसर नामक मिट्टी है टोंक जिले के अंदर। चलिए एक प्रश्न आता है कि राजमहल, बिल्कुल एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का कि राजमहल 3 नदियों का संगम है, संगम स्थल है। बिल्कुल, राजमहल टोंक में 3 नदियों का संगम स्थल है जिसको अपन बोलते हैं त्रिकोण स्थल। यानी त्रिकोण नदियों का एक संगम स्थल है राजमहल। और आपको यहां ये पूछा जा रहा है कि वहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो भाई देखिए, राजमहल की बात करें तो यहां पर 3 नदियों का संगम स्थल है जिसको अपन बोलते हैं त्रिकोण संगम। क्या बोलते हैं अपन? अपन उसको बोलेंगे त्रिकोण संगम। और त्रिकोण संगम का मतलब 3 नदियां यहां पर मिल रही है। तो 3 नदियां कौन कौन सी मिल रही है वो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है।
तो उनमें से एक नदी तो आ गई बनास नदी, दूसरी नदी आ गई खारी नदी, और तीसरी नदी आ गई डाई नदी। यानी राजमहल वे स्थान है जहां पर तीन नदियों आपस में मिलती हैं और एक त्रिकोण संगम बनाती हैं। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए एक बार वापस पढ़ा देता हूं मैं आपको। टोंक जिले की मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो टोंक जिले में जो मिट्टी पाई जाती है उसका प्रकार है भूरी या धूसर मिट्टी। चलिए, जब यहाँ पर भूरी और धूसर मिट्टी पाई जाती है तो किसकी पैदा ज़्यादा होती है यहाँ पर फसलों में? तो बाजरा और जौ की फसल ज़्यादा यहाँ पर पैदा होने की संभावना होती है। चलिए, टोंक जिले में राजमहल एक शहर है, राजमहल एक जगह है जहाँ पर तीन नदियों का संगम बनता है। उसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? बनास, खारी और डाई नदी। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हाँ भैया जल्दी से कॉपी कर लो, ताकि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला रहा हूं मैं आपके सामने। हाँ लिख लिया? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब आगे बात अपन कर रहे हैं रेड। टोंक जिले में एक जगह है रेड, वो क्यों प्रसिद्ध है? ऐसा माना जाता है कि यहां पर प्राचीन सभ्यता में सबसे ज्यादा सिक्कों के भंडार बने थे। यहां पर प्राचीन सभ्यता में, यहां पर प्राचीन सभ्यता के सबसे बड़े सिक्कों के भंडार मिले, सिक्कों के भंडार मिले। इसीलिए टोंक जिले को राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। कौन सा नगर कहा जाता है? टाटा नगर भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि टोंक जिले का उपनाम क्या है? राजस्थान का टाटा नगर टोंक जिले को कहा जाता है, नवाबों की नगरी टोंक जिले को कहा जाता है, राजस्थान का लखनऊ टोंक जिले को कहा जाता है। अच्छा, नवाबों की नगरी क्यों कहा जाता है और राजस्थान का लखनऊ भी क्यों कहा जाता है? सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि लखनऊ से यहां पर सर्वाधिक नवाब आकर बस गए थे, इसलिए राजस्थान का लखनऊ भी टोंक जिले को कहा जाता है। क्लियर हो गया? पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ कॉपी कर लो भैया। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, यहां में लिखा हुआ है निवाई। अच्छा, निवाई कौन से संप्रदाय स्थल के रूप में फेमस है? तो यहां पर अपन लिखेंगे नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के लिए निवाई प्रसिद्ध है। बिल्कुल, टोंक जिले का एक छोटा सा अपन कह सकते जगह है। निवाई कौन से संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध, या नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठें कहां पर स्थित है? निवाई में स्थित है। आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। यानी निवाई नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र अपन इसको कह सकते हैं। नाथ संप्रदाय के लिए निवाई प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी अपन इसको कह सकते हैं। तो यहां मैंने लिखा प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है? तो निवाई में स्थित है। हाँ कॉपी कर लिया सबने? चलिए आगे बात करते हैं अपन। चलिए आगे अपन बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों को मिस नहीं करना भैया, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और क्या क्या है टोंक जिले में? अरबी फारसी शोध संस्थान। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? ये टोंक में स्थित है। कहां पर स्थित है? टोंक में। तो अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? टोंक में स्थित है। और सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? तो ये भी टोंक में स्थित है। सुनहरी निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण किसने करवाया? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका निर्माण कराया था
वजूदौला ने, किसने कराया था? वजूदौला ने इसका निर्माण कराया था। बिल्कुल, सुनहरी कोठी कहां पर स्थित है? टोंक में। निर्माण किसने कराया? वजूदौला ने। क्यों प्रसिद्ध है? मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी के लिए, मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है सुनहरी कोठी। शीश महल और दीवान ए खास महल के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको शीश महल, शीश महल वे दीवान एक खास महल के नाम से भी जाना जाता है। शीश महल और दीवान एक खास महल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि शीश महल और दीवान ए खास महल के नाम से कौन सी कोठी को जाना जाता है? सुनहरी कोठी को जाना जाता है। इसका निर्माण वजूदौला ने करवाया था। ये मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध बहुत ही शानदार जगह है। तो प्रश्न आता है राजस्थान में मीनाकारी के लिए कौन सी कोठी प्रसिद्ध है? तो सुनहरी कोठी को आपको राइट करना पड़ेगा। हाँ, कॉपी कर लो भैया, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ा देता हूँ आपको। हाँ, कॉपी कर लिया। चलिए आगे और बात करते हैं टोंक जिले के अंदर और क्या क्या चीज फेमस है। चलिए टोंक जिले की बात करते हैं, आगे और क्या चीज फेमस है। आपने नाम सुना मुबारक महल का? आपने नाम सुना मुबारक महल का? मुबारक महल, देखिए मैं आपको चीज बता देता हूं। मुबारक महल टोंक जिले में भी है और मुबारक महल जयपुर जिले में भी। जो जयपुर जिले में मुबारक महल है उसका निर्माण राजा माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने कराया था? सम्राट माधो सिंह द्वितीय ने कराया था। और यहाँ पर जो मुबारक महल है वो क्यों फेमस है? ऐसा इसलिए ऐसा माना जाता है कि मुबारक महल राजस्थान की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की बलि दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मुबारक महल क्यों प्रसिद्ध है? यहां पर ऊंट की बलि दी जाती है, यहां पर ऊंट की बलि दी जाती है। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान में ऊंट की बलि कहां दी जाती है? तो मुबारक महल के यहाँ दी जाती है। अच्छा, एक और मुबारक महल कहाँ पर स्थित है? एक और मुबारक महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। जो जयपुर के अंदर मुबारक महल है उसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने कराया था। और यहाँ पर टोंक जिले के अंदर जो मुबारक महल है, टोंक जिले में जो मुबारक महल है वहां पर बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की बलि दी जाती है, इसलिए प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? हाँ, कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं अगला टॉपिक लिखा दूं आपको। लिख लिया? चलिए और क्या क्या चीज फेमस है टोंक जिले में? आपने सुना होगा ख्वाजा की दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा की दरगाह अजमेर में स्थित है। तो प्रश्न आता है ख्वाजा की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो ख्वाजा की जो बावड़ी है, ख्वाजा की जो बावड़ी है वो टोंक जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? टोंक जिले में। तो ख्वाजा की दरगाह अजमेर में स्थित है, लेकिन आपसे पूछ ले ख्वाजा की बावड़ी कहां पर स्थित है तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा? टोंक जिले में राइट करना पड़ेगा। चलिए और क्या चीज है टोंक जिले में? राजस्थान का मिनी पुष्कर, राजस्थान का मिनी पुष्कर टोंक को कहा जाता है, टोंक जिले को कहा जाता है, टोंक जिले को। अच्छा, राजस्थान का मिनी पुष्कर किसको कहा जाता है? राजस्थान का मिनी पुष्कर किसको कहा जाता है? कई बार प्रश्न आता है राजस्थान का मिनी पुष्कर किसको कहा जाता है। देखिए मैं सब चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राजस्थान का मिनी पुष्कर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का मिनी पुष्कर टोंक जिले को कहा जाता है। चलिए अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी कि ख्वाजा की दरगाह तो अजमेर में स्थित है, तो ख्वाजा की बावड़ी कहां स्थित है? टोंक जिले में है। चलिए राजस्थान का मिनी पुष्कर, राजस्थान का पुष्कर तो अजमेर जिले में स्थित है, राजस्थान का पुष्कर तो अजमेर जिले में स्थित है, लेकिन राजस्थान का मिनी पुष्कर की बात बोलते हैं, मिनी पुष्कर की बात बोलते हैं तो आपको टोंक जिले को राइट करना पड़ेगा। अच्छा भाई, मिनी पुष्कर क्यों कहा जाता है? इसका रीजन क्या है?
ऐसा मिनी पुष्कर क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि यहां पर मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है। यहां पर मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है। मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है। मांडकला के लिए टोक राजस्थान का मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है। मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है और मांडकला के कारण इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है। मांडकला के कारण इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जिला दर्शन के अंतर्गत टोक जिला पढ़ रहे हैं। भैया क्या पढ़ रहे हैं अपन? टोक जिला पढ़ रहे हैं। हाँ भैया कर लिया कॉपी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे बात करते हैं भैया, टोक जिले के अंदर एक महोत्सव होता है, मारदड़ी खेलना, दड़ा महोत्सव। क्या नाम है उसका? दड़ा महोत्सव। बिल्कुल, टोक जिले का बहुत ही फेमस ये उत्सव है दड़ा महोत्सव। इसमें क्या होता है कि कभी आपने बचपन में मादड़ी खेली होगी, जिसमें क्या लिया होगा? कपड़ा लिया होगा, उसमें बहुत सारे कपड़े बांधकर उसके आपने बोल बना ली होगी और फिर मादड़ी खेली होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार दड़ा महोत्सव स्थित है। यहाँ पर कपड़े की क्या की जाती है भैया? दड़ा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आवा टोक का प्रसिद्ध है। आवा टोक का प्रसिद्ध है। यहां पर कपड़े का दड़ा बनाकर मनोरंजन उत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्सव का आयोजन होता है। बिल्कुल, तो दड़ा महोत्सव कहाँ पर होता है? आवा टोक में होता है। यहाँ पर कपड़े का दड़ा बनाकर मनोरंजन उत्सव का आयोजन किया जाता है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में आ गया सभी को? हाँ भैया, एक और चीज है जो आपने सुना होगा, देवधाम जोधपुरिया। चलो भाई, ये क्यों फेमस है? भगवान श्री देव नारायण का प्रसिद्ध मंदिर। भगवान श्री देव नारायण का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया में स्थित है, भगवान श्री देव नारायण का प्रसिद्ध मंदिर है। और आपको पता होगा यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं, त्रिवेणी संगम बनता है। उस 3 नदियों के नाम आपसे कई बार पूछ ले तो ध्यान होना चाहिए। एक नदी का नाम है मानसी नदी, दूसरी नदी का नाम है बांडी नदी और तीसरी नदी का नाम है खारी नदी। तो देवधाम जोधपुरिया त्रिवेणी संगम है, भगवान श्री देवनारायण का यहाँ मंदिर है और 3 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, मानसी नदी, बांडी नदी और खारी नदी। दड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान के आवा टोक में होता है। यहाँ पर कपड़े का दड़ा बनाकर मनोरंजन उत्सव का आयोजन होता है। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो भैया जल्दी से। हाँ कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, मन में एक चीज आ रहा होगा, देवधाम जोधपुरिया में और एक और है देवधाम दत्ता जी का, वहां पर भी देवनारायण का मंदिर है। और आपसे कई बार प्रश्न पूछ ले कि देवडूंगरी कहाँ स्थित है? देवडूंगरी श्री देवनारायण भगवान का मंदिर है वहां पर और चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में, आप ध्यान रखना। और देवमाली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवमाली का मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में मसूदा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ भैया कॉपी कर लो जल्दी से। सभी स्टूडेंट ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कॉपी कर लीजिएगा। कर लिया कॉपी? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहां का प्रमुख लोकनाट्य, यहां का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? तो अब बात करते हैं यहां का लोकनाट्य। यहां का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? भाई आपसे पूछ ले कि टोक जिले का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है, तो आपको राइट करना पड़ेगा 4 बेत। क्या राइट करना पड़ेगा? 4 बेत।
चार बेत यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। क्या है? ये संगीत विद्या पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? ये संगीत विद्या पर आधारित है। संगीत विद्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये संगीत विद्या पर आधारित है। ये कव्वाली शैली का, ये कव्वाली शैली का, ये कव्वाली शैली का लोक नाट्य है। ये कव्वाली शैली का लोक नाट्य है। ये कौन सी शैली का लोक नाट्य है? कव्वाली शैली का लोक नाट्य है। अच्छा, इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जनक माने जाते हैं अब्दुल करीम खां निहंग इसके जनक माने जाते हैं। इसके जनक माने जाते हैं। देखिएगा, सुनना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। लोक नाट्य की बात करते हैं। टोंक जिले का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है? चार बेत यहाँ का प्रमुख लोक नाट्य। कई बार ये ऐसा भी लिखा था, ध्यान देना आप, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, चार बेत। तो लोक नाट्य कौन सा है? चार बेत। ये किस पर आधारित है? ये संगीत विद्या पर आधारित है। ये कव्वाली शैली में गाए जाने वाला प्रमुख लोक नाट्य है। अब्दुल करीम खान निहंग इसके प्रमुख जनक माने जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? टोंक जिले का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है? तो क्या राइट करोगे? चार बेत को राइट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टोंक जिले का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं, कोई है ऐसा साथी जिसको टोंक जिले का क्षेत्रफल याद है? अगर आपको टोंक जिले का क्षेत्रफल याद है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, टोंक जिले का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, टोंक जिले का क्षेत्रफल है 7194 वर्ग किलोमीटर। कितना है? टोंक जिले का जो क्षेत्रफल है वह है 7194 वर्ग किलोमीटर। अब हमने 3 जिले और पढ़े हैं। 3 जिले कौन कौन से पढ़े? भीलवाड़ा, नागौर और अजमेर, यही पढ़े ना। तो चलिए अब अपन बात करते हैं इन 3 जिलों की, क्योंकि यहाँ मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा अजमेर जिले का क्षेत्रफल। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करो, अजमेर जिले का क्षेत्रफल। हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से बता दीजिएगा, अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, आपको पता होगा अजमेर जिले का जो क्षेत्रफल है 8481 वर्ग किलोमीटर है। अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 8481 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन और बात करते हैं, तो हमने पढ़ा है नागौर जिला। कौन सा पढ़ा है? नागौर जिला। आप तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नागौर जिले का क्षेत्रफल। नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है। अगर आता है तो जल्दी से कमेंट कर दो, नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है। नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? अगर आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। नागौर जिले का क्षेत्रफल है 7718 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7718 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और हमने पढ़ा है भीलवाड़ा। क्या पढ़ा हमने? भीलवाड़ा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल। भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल। चलिए हम बात करते हैं भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 10,455 वर्ग किलोमीटर। तो भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। हमने आज राजस्थान जीके का जिला दर्शन हमने शुरू कर दिया है और काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने अजमेर ज़िले की 3 क्लासें पढ़ी थी, भीलवाड़ा और नागौर जिले की हमने 2 क्लासें पढ़ी थी। तो हम 7 क्लास पढ़ चुके हैं और 8वीं क्लास आज आपके सामने लेकर आ गए अजमेर संभाग के टोंक जिले की। टोंक जिले का जो हम पढ़ने से पहले हम जिले का भौगोलिक विस्तार पढ़ लेते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि टोंक जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो टोंक जिले का क्षेत्रफल है 7194 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछ ले अजमेर जिले का क्षेत्रफल, तो अजमेर जिले का क्षेत्रफल आपको पता होगा
अजमेर जिले का क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। नागौर जिले का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो नागौर जिले का क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर। और आपसे अगर भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल पूछ ले तो भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। ये तो हमने बात कर ली है। यहाँ पर 3 जो जिले और पढ़े हैं उनका भी मैंने आपको क्षेत्रफल इसलिए रिवाइज करा दिया है ताकि अगर आप कोई भी स्टूडेंट पिछले क्लास से मेरी नहीं देखी है वो यहाँ पर भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। हम बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की। तो चलिए हमने टोंक जिले का क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं कि टोंक जिले को किस नाम से जाना जाता है, यानी टोंक जिले के उपनाम क्या क्या है। तो दोस्तों हम यहाँ पढ़ रहे हैं टोंक जिले के उपनाम, यानी टोंक जिले को और किस किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी किसको कहा जाता है? टोंक जिले को कहा जाता है। तो पहला नाम तो इसके सामने आता है नवाबों की नगरी, पहला नाम आ जाता है नवाबों की नगरी। तो नवाबों की नगरी किसको कहा जाता है? नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोंक जिले को कहा जाता है नवाबों की नगरी। चलिए और आता है राजस्थान का टाटा नगर, यानी राजस्थान का टाटा नगर। राजस्थान का टाटा नगर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का टाटा नगर भी टोंक जिले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टोंक जिले को। नवाबों की नगरी टोंक जिले को कहा जाता है, राजस्थान का टाटा नगर टोंक जिले को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले तो राजस्थान की रेड सिटी भी इसी को कहा जाता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं राजस्थान की रेड सिटी, राजस्थान की रेड सिटी किसको कहा जाता है? टोंक। तो ये सारे के सारे आपके सामने मैंने टोंक जिले के उपनाम लिखे हैं। टोंक जिले के आपको 3 उपनाम मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला नवाबों की नगरी, दूसरा राजस्थान का टाटा नगर, तीसरा राजस्थान की रेड सिटी। ये सारे के सारे किसको कहा जाता है? टोंक जिले के यहाँ पर उपनाम है। क्लियर हो गया? आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा। अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग में आज हम पढ़ रहे हैं टोंक जिला, और टोंक जिले में हमने सबसे पहले क्लास स्टार्ट की है क्षेत्रफल से। तो इसमें हमने अजमेर जिले का क्षेत्रफल भी लिखा है, मैंने भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल भी लिखा है, और उसके बाद मैंने नागौर जिले का क्षेत्रफल लिखा है, और साथ में टोंक जिले का क्षेत्रफल भी लिखा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं लेकर आ गया हूँ, इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो नवाबों की नगरी कहते हैं, दूसरा राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं, तीसरा राजस्थान की रेड सिटी टोंक जिले को कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं हम। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो कौन सा है? तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पॉइंट है टोंक शुभंकर। तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास में शुभंकर, यानी प्रत्येक जिले के शुभंकर बनाए गए हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने सामने दे रखा टोंक, तो हम पढ़ रहे टोंक, तो यहां मैं लिख रहा हूं टोंक जिले का शुभंकर, टोंक जिले का शुभंकर। बिल्कुल आपको पता होगा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया था, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि आज आपके सामने टोंक जिले का शुभंकर क्या है। अगर आपसे पूछ ले टोंक जिले का शुभंकर क्या है तो आपको याद रखना पड़ेगा हंस। टोंक जिले का शुभंकर क्या है? हंस। अब हमने 3 जिले पढ़े हैं, जिसमें हमने अजमेर पढ़ा है, नागौर पढ़ा है और भीलवाड़ा पढ़ा है। चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं भीलवाड़ा जिले का शुभंकर। चलिए जिनने पिछली क्लास ली जल्दी से कमेंट करो, भीलवाड़ा जिले का शुभंकर। तो भीलवाड़े जिले का शुभंकर की अगर हम बात करते हैं तो भीलवाड़े जिले का जो शुभंकर आता है वो कौन आता है? भीलवाड़े जिले का शुभंकर आता है मोर। क्या आता है भैया? मोर। क्लियर हो गया? चलिए बात अपन करते हैं तीसरा जो और अन्य महत्वपूर्ण जिला पड़ा था नागौर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नागौर जिले का शुभंकर। तो नागौर जिले का शुभंकर की अगर अपन बात करते हैं तो नागौर जिले का शुभंकर है राजहंस। क्या है? राजहंस। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना आपको, जो स्टूडेंट नए देख रहे हैं पहले बार इधर देख लीजिएगा। नागौर जिले का शुभंकर क्या है? राजहंस। भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? मोर। और टोंक जिले का शुभंकर क्या है? हंस। चलिए अब बात कर लेते हैं अजमेर जिला और बचा है, तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं अजमेर जिले का शुभंकर, क्योंकि पिछली क्लासों का रिवाइज करा रहा हूँ मैं। अजमेर जिले का शुभंकर, तो अजमेर जिले का शुभंकर अगर आपसे पूछ ले तो आप किसको राइट करोगे? अजमेर जिले का शुभंकर है खड़मोर। क्या है भैया?
अजमेर जिले का शुभंकर है खड़मोर। तो ये तो शुभंकर आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब अपन अजमेर संभाग पढ़ रहे हैं और अजमेर संभाग का लास्ट हम जिला पढ़ रहे हैं और वह है टोंक जिला, तो क्यों नहीं मैंने सोचा कि साथ के साथ रिवाइज करा दूं, ताकि अगर 2 या 3 जिले आपने नहीं भी पढ़े हैं तो बहुत कुछ यहाँ समझ में आ जाएगा। तो अजमेर संभाग का चौथा जिला हम पढ़ रहे हैं टोंक जिला, और टोंक जिले का पहला क्लास वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले बात कर चुके हैं टोंक जिले का क्षेत्रफल, दूसरे पॉइंट पर हमने बात की है टोंक जिले के उपनाम, और तीसरे पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं जिले के शुभंकर। तो तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसमें हम बात कर रहे हैं शुभंकर की, जिसमें टोंक जिले का शुभंकर हंस को बनाया गया है। वही अगर अपन बात करते हैं भीलवाड़ा जिले, तो भीलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर को बनाया गया है। वही अगर अपन बात करते हैं नागौर जिले, तो नागौर जिले का शुभंकर राजहंस को बनाया गया है। और अगर अपन अजमेर जिले की बात करते हैं तो अजमेर जिले का शुभंकर किसको बनाया है, खड़मोर को बनाया गया है। चलिए कर लीजिए कॉपी जल्दी से। हाँ भैया सब कर लो जल्दी से कॉपी। चलिए अब अपन बात करते हैं जनसंख्या की। चौथा पॉइंट मैं आपके सामने ले रहा हूं, जनगणना 2011 के अनुसार टोंक जिले की स्थिति क्या थी। तो चलिए अब बात करते हैं इसका चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार टोंक जिले की स्थिति, टोंक जिले की स्थिति। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार टोंक जिले की स्थिति, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा टोंक जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, यानी पहला पॉइंट जो आपको यहां याद रखना पड़ेगा टोंक जिले की कुल जनसंख्या। तो यहां मैंने लिखा टोंक जिले की कुल जनसंख्या, यानी पहला पॉइंट अपने सामने ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोंक जिले की कुल जनसंख्या अगर आपसे पूछ रहे तो आप क्या राइट करोगे। टोंक जिले की जो कुल जनसंख्या है वह है 14,21,326, यानी टोंक जिले की कुल जनसंख्या है 14,21,326। अब इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है वो आपको याद होना चाहिए, और इसमें से महिलाओं की संख्या कितनी है वो भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि देखिए हालांकि आज तक कभी पूछा नहीं गया है पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि टोंक जिले की जनसंख्या कितनी है। आपको 14,21,326 याद रखना है, लेकिन अपन इस क्लास को बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके सामने, और आपके नोट्स अच्छे बने इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा डिटेल आपको दे रहा हूँ। तो अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या। वो दूसरा वाला मार्क कर दो यार, एक मिनट रुको भैया, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। हाँ तब तक आप कॉपी कर लो। चलिए अब पुरुषों की संख्या बात करते हैं। तो पुरुषों की संख्या 7,28,194। पुरुषों की संख्या कितनी है 7,28,194। अगर आपसे पुरुषों की संख्या पूछे तो 7,28,194, सॉरी 136 है। कितनी है 136 है। और अगर आपसे महिलाओं की संख्या पूछ ले तो 6,93,190। कितनी है 6,93,190। ये जनगणना 2011 की स्थिति के अनुसार टोंक जिले में पुरुषों की संख्या 7,28,134 और महिलाओं की संख्या 6,93,190। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर साक्षरता की। किसकी बात कर लेते हैं, साक्षरता। बिल्कुल टोंक जिले का साक्षरता कितना था उसके अपन यहाँ बात कर लेते हैं। हाँ भैया एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सबको दिख रहा है क्या नीचे। हाँ चलो दिख रहा भैया। साक्षरता की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए टोंक जिले की साक्षरता कितनी है। टोंक जिले की साक्षरता कितनी है, टोंक जिले की साक्षरता है 61.60%। टोंक जिले की साक्षरता कितनी है 61.60%। अगर आपसे पूछ ले कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है तो पुरुषों की साक्षरता की बात करते हैं तो वो है 77.10%। पुरुषों की साक्षरता कितनी है 77.10%। अगर अपन बात करते हैं महिलाओं की तो महिलाओं की साक्षरता टोंक जिले में कितनी है 45.40%। महिलाओं की साक्षरता कितनी है 45.40%। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ अपन बात कर रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार टोंक जिले की स्थिति। तो टोंक जिले की कुल जनसंख्या की अगर आपके सामने बात कर ले तो यहाँ पर कुल जनसंख्या है 14,21,326। उसमें से अगर अपन साक्षरता की बात करते हैं टोंक जिले की तो टोंक जिले की साक्षरता है 61.60%। वहीं अगर अपन पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों की संख्या है 7,28,124
और 134, और साक्षरता की बात करते हैं तो 77.10% है। महिलाओं की संख्या 6,93,190 है, और साक्षरता की बात करते हैं तो 45.40% है। अब अपन बात करते हैं लिंगानुपात और अपन बात करते हैं घनत्व की। चलिए यहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ लिंगानुपात। तो टोंक जिले का जो लिंगानुपात है वे 952 है, और अगर अपन घनत्व की बात करते हैं तो टोंक जिले का जो घनत्व है वो 198। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। टोंक जिले की साक्षरता 61.60% है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लिंगानुपात है 952, और घनत्व की बात करते हैं तो 198। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिएगा, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपकी इच्छा है वो कर लीजिएगा। हाँ, लिख लिया भैया। चलिए अब देखिए, इसमें 5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर उसके प्रश्न बनते हैं, वो एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं। चलिए भैया, 5 पॉइंट है लिंगानुपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट है लिंगानुपात। यहां हम जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सबसे पहले टोंक जिले का लिंगानुपात, अभी मैंने आपको बताया था टोंक जिले का लिंगानुपात। पहला पॉइंट है टोंक जिले का लिंगानुपात। अभी मैंने आपको बताया था टोंक जिले का लिंगानुपात कितना है, 952 है। चलिए इससे पहले कौन कौन से जिले पड़े, अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा, तीनों की बात करते हैं। तो यहां लिखा मैंने अजमेर जिले का लिंगानुपात, अजमेर जिले का लिंगानुपात। चलिए साथियों, अगर आपको याद है तो जल्दी से बता दीजिएगा अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना है। तो अजमेर जिले का लिंगानुपात है 951। कितना है, 951। फिर हमने पढ़ा भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा जिले का लिंगानुपात 973। भीलवाड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है, 973। चलिए अगर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर नागौर जिले की, तो नागौर जिले का लिंगानुपात कितना है, नागौर जिले का लिंगानुपात कितना है, नागौर जिले का लिंगानुपात कितना है, 928। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, 5 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टोंक जिले का। टोंक जिले का लिंगानुपात है 952, अजमेर जिले का लिंगानुपात है 951, भीलवाड़ा जिले का लिंगानुपात है 973, और नागौर जिले का लिंगानुपात है 928। प्रश्न बनता है भैया, ध्यान रखें, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ, कॉपी कर लो जल्दी से। कर लिया। चलिए बात करते हैं टोंक जिले के ऐतिहासिक वर्णन के बारे में, यानी इतिहास क्या बताता है। इतिहास की थोड़ी छोटी सी कहानी है, बिल्कुल बस सुनने की कोशिश कीजिएगा, सब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बात करते हैं, यहाँ पर आपके सामने 7वां टॉपिक है, और 7वां टॉपिक है ऐतिहासिक कहानी। ऐतिहासिक कहानी यानी टोंक जिले की कहानी क्या बताती है वो अपन यहाँ पर बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि टोंक जिले की जो स्थापना है वो भोलो ब्राह्मण ने की थी। किसने की थी, भोलो ब्राह्मण ने। और भोलो ब्राह्मण ने इस टोंक जिले की स्थापना की थी। उस समय इसका प्राचीन नाम क्या था, ये आना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि उसने किस नाम से स्थापना की। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोला ब्राह्मण। ये भोला ब्राह्मण था, इसने एक शहर बसाया था, एक छोटा सा नगर बसाया था जिसका नाम रखा इसने भूमगढ़। क्या नाम रखा था, भूमगढ़। भोला ब्राह्मण एक व्यक्ति था जिसने एक शहर का या एक नगर का या एक छोटा सा गांव बसाया होगा। देखिए दोनों चीज बोलते, शहर भी कह सकते हैं, नगर भी बोल सकते हैं, या फिर आप स्थानीय भाषा में इसको छोटा सा गांव कह सकते हैं। तो यहाँ का एक ब्राह्मण था भोला ब्राह्मण, और जिसको भोलो ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसने एक छोटा सा कस्बा बसाया है, उसका नाम रख दिया है भूमगढ़। क्या नाम रखा था, भूमगढ़ रखा था। अब देखिए आगे क्या होती है, यानी इसने जो छोटा सा कस्बा बनाया था उसका नाम रखा था भूमगढ़, और वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान में इसका नाम है टोंक। क्या नाम है, टोंक। अब देखिए कालांतर में क्या होता है, बात है 1817 की। अब उसके बाद की बात है
1817 की। तो 1817 में क्या हुआ? 1817 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आमिर खान पिंडारी। क्या नाम था? आमिर खान पिंडारी। ये आमिर खान पिंडारी वह व्यक्ति था जिसने इसे अपनी रियासत का प्रमुख केंद्र बनाया था। 1817 की बात है। आमिर खान पिंडारी ने टोंक को अपनी रियासत का प्रमुख केंद्र बनाया। अपनी रियासत का प्रमुख केंद्र बनाया। जब आमिर खान पिंडारी ने इसे अपनी रियासत का प्रमुख केंद्र बनाया था तो उसे सपोर्ट किया था जालिम सिंह ने। उसे सपोर्ट किया था किसने? जालिम सिंह ने। तो भाई जालिम सिंह कौन था? तो उस समय कोटा के शासक थे जालिम सिंह। इसने आमिर खान पिंडारी को क्या किया था? सपोर्ट किया था। और इस प्रकार स्वतंत्रता से पहले एक टोंक रियासत यानी राजस्थान में रियासतों का जो दौर चल रहा था उसमें एक प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता था। और टोंक एकमात्र राजस्थान की ऐसी रियासत थी जिस पर पूरा का पूरा अधिकार मुस्लिम समुदाय का था, यानी मुसलमानों का इस पर यहाँ पर प्रमुख अधिकार था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है जहां पर नवाबों का शासन रहा था। राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है जहां पर नवाबों का शासन रहा था? वह है टोंक रियासत। कौन सी है? टोंक रियासत। तो यह जहां पर नवाबों का शासन था, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां पर किसका शासन था? नवाबों का शासन था। वो कौन था? टोंक जिला था। वो कौन सा था? टोंक रियासत थी वो। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए एक बार आप कॉपी कर लीजिएगा। वापस मैं थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक वर्णन बता रहा हूं। टोंक जिले का निर्माण कैसे होता है, यहां पर किस प्रकार छोटा सा कस्बा धीरे धीरे रियासत बदल गया, इसकी कहानी छोटी सी संक्षिप्त कहानी है। टोंक जिले का निर्माण कैसे होता है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोलू ब्राह्मण। इस भोलू ब्राह्मण ने एक छोटा सा गांव बसाया था और इस छोटे से गांव का नाम रखा था भूमगढ़। क्या नाम रखा था? भूमगढ़। क्या नाम रखा था? भूमगढ़। कालांतर में थोड़ा इस रियासत में 1817 की बात है, आमिर खान पिंडारी ने इसे अपनी रियासत का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। और आमिर खान पिंडारी को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था, कोटा का शासक था जालिम सिंह। जालिम सिंह ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इस प्रकार 1817 में ये एक प्रकार से नवाबों की रियासत के रूप में बन गई थी और राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां पर नवाबों का शासन था। तो वह रियासत है टोंक रियासत। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कॉपी कर लो जल्दी से। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए टोंक जिले की आकृति कैसी है। तो टोंक जिले की अगर आकृति पढ़ते अपन तो यहां है टोंक जिले की आकृति। टोंक जिले की आकृति, तो टोंक जिले की आकृति है पतंगाकार। टोंक जिले की आकृति कैसी है? टोंक जिले की जो आकृति है वो कैसी है? पतंगाकार है। देखिए दोस्तों, यहां पर एकमात्र एक बकरा ईद के दिन प्रश्न आता है कि राजस्थान में बकरा ईद के दिन ऊंट की बलि कहां पर दी जाती है। यह प्रश्न अगर आता है तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा? टोंक जिले को राइट करना पड़ेगा। यानी टोंक जिला ऐसा जिला है, टोंक जिला ऐसा जिला है जहां पर बकरा ईद पर ऊंट की बलि दी जाती थी। लेकिन आपको पता है ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया था और उसके बाद यहां पर फिलहाल उस जो ऊंट की बलि है उस पर रोक लगा दी गई है। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसे कौन सा जिला है, या राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला था जहां पर बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की बलि दी जाती थी? तो वो प्रश्न, उस प्रश्न का जवाब होगा टोंक जिला। उस प्रश्न का जवाब क्या होगा? टोंक जिला। और टोंक जिले में कहां पर? मुबारक महल यहां पर ये दरगाह थी, मुबारक महल। ठीक है, और यहां पर ऊंट की बलि दी जाती थी। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कॉपी कर लो।
देखिए और क्या क्या विशेषता है टोंक जिले की। टोंक जिले के अंदर बीसलपुर बांध है। कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध है, जो राजस्थान के सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के अंतर्गत आता है। और बीसलपुर बांध राजस्थान का बहुत बड़ा कंक्रीट से निर्मित बांध है। यह प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कंक्रीट से निर्मित बांध कौन सा है, तो आपको राइट करना पड़ेगा बीसलपुर बांध को। क्लियर हो गया? चलो कॉपी करते चलो। एक और टोंक की विशेषता क्या है? और टोंक की क्या विशेषता है? बीपीएल राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड में पूरे परिवार की फोटो, पूरे परिवार की फोटो जारी की। कहां से? टोंक से। प्रश्न क्या क्या आ सकता है सुनिएगा। प्रश्न आता है राजस्थान में ऐसा प्रथम कौन सा जिला है जहां पर बीपीएल राशन कार्ड में पूरे परिवार की तस्वीर को छापा गया था, तो कौन सा जिला होगा? टोंक जिला। प्रश्न आता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला था जहां पर बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की बलि दी जाती थी, तो आपको राइट करना पड़ेगा टोंक जिला। प्रश्न आता है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो पेयजल स्रोत के रूप में जाना जाता है और कंक्रीट से बना निर्मित बांध कौन सा है, तो आपको राइट करना पड़ेगा बीसलपुर बांध। कहां पर स्थित है, तो आपको राइट करना पड़ेगा टोंक जिले में। प्रश्न आता है कि टोंक जिला एक ऐसा जिला है जहां पर बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की बलि दी जाती थी, कौन से महल के अंदर दी जाती थी, तो यहां पर राइट करना पड़ेगा मुबारक महल। क्लियर हो गया? आगे समझ में। प्रश्न आता है टोंक जिले की आकृति कैसी है, तो आपको राइट करना पड़ेगा पतंगाकार। कौन सी आकृति है? पतंगाकार। कर लीजिए कॉपी जल्दी से। चलिए और बताऊं मैं आपको टोंक जिले की विशेषता, और अपन बात करते हैं यहां पर टोंक जिले की विशेषता। 2 से 3 क्लास इसकी होगी आज अपने सामने, आपके सामने पहली क्लास रख रहा हूं मैं। देखिए एक प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार आता है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। बिल्कुल कई बार ये प्रश्न आता है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र। तो आपको राइट करना पड़ेगा टोंक। और टोंक में कहां पर है? अविका नगर में। कहां पर है? अविका नगर में। अविका नगर में केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र टोंक जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न कई बार आता है, आप इसका ध्यान रखें। साथियों ध्यान दें, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण है टोंक जिले में, वो है मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान। बिल्कुल ये कहां पर है? ये टोंक जिले में। अब प्रश्न पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना के बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है, कॉपी कर लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1978 को। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1978 को। और जिस समय स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या था, कई बार प्रश्न आता है। और वर्तमान में मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, ये नाम कब से रखा गया था, तो ये नाम 1987 से रखा गया था। क्लियर हो गया? कर लिया कॉपी? जल्दी से करते चलो। बिल्कुल मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, वर्तमान का नाम दिया था 1987 में, और इससे पहले 4 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना होती है। और उस समय इसका नाम था कसरे इल्म, उसका नाम था कसरे इल्म। क्लियर हो गया? आगे समझ में। कर लीजिए कॉपी जल्दी से। प्रश्न आता है राजस्थान में मिर्च मंडी कहां पर है? राजस्थान में मिर्च मंडी कहां पर है, तो क्या राइट करोगे? आपको राइट करना पड़ेगा भैया टोंक जिला। राजस्थान में मिर्च मंडी कहां पर है? टोंक जिला। चलिए केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविका नगर टोंक में है। मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 4 दिसंबर 1978 को की गई थी। जिस समय स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम था कसर इल्म, वर्तमान में नाम 1987 में दिया गया था। ठीक है, चलिए मिर्च मंडी कहां पर स्थित है राजस्थान में? तो मिर्च मंडी टोंक जिले में स्थित है। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। हाँ भैया कॉपी कर लो जल्दी से।
चलिए, और क्या क्या है टोंक जिले में? और टोंक जिले में क्या है? मयूर बीड़ी कारखाना। मयूर बीड़ी कारखाना कहां पर है? तो मयूर बीड़ी कारखाना भी टोंक जिले के अंतर्गत स्थित है। हाँ जी, क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? कर लिया कॉपी? जल्दी से कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। जिले का विस्तार, टोंक जिले का विस्तार। कई बार प्रश्न आता है कि टोंक जिले का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या है और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टोंक जिले का विस्तार, यानी अक्षांशीय विस्तार क्या है और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार बिल्कुल 25 डिग्री 41 मिनट से विस्तार की बात करते हैं तो 25 डिग्री 41 मिनट से लेकर 26 डिग्री 34 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर अपन बात करते हैं टोंक जिले का देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार है 75 डिग्री 70 मिनट से 76 डिग्री 19 मिनट। कितना है? 75 डिग्री 70 मिनट से 76 डिग्री 19 मिनट। ये इसका देशांतरीय विस्तार है, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। तो टोंक जिले के विस्तार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अक्षांश विस्तार की बात कर रहे हैं तो उत्तरी अक्षांश में 25 डिग्री 41 मिनट से उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 34 मिनट तक इसका अक्षांश विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 75 डिग्री 70 मिनट से लेकर 76 डिग्री 19 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। क्लियर हो गया? रखा है वे रखा है अजमेर संभाग, और अजमेर संभाग का हमने अंतिम जो जिला पढ़ा है, चौथा जिला पढ़ा है, वो पढ़ा है टोंक जिला। और टोंक जिले का पहला क्लास वीडियो आज मैंने अपडेट कर दिया है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपने जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ आपको समझ में आया होगा और आपने सबके नोट्स बनाए होंगे। कल हम बात करते हैं टोंक जिले का पार्ट नंबर 2। तब तक के दीजिए हमें इजाजत। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।